हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, इसकी भी प्रेपरेशन आपकी मेरे साथ बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की, और अभी तक हमने इसके 11 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को जो समझने वाला है उसको भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप उस जैसे किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाओ। यही मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव है। तो इसी पॉजिटिविटी, इसी एनर्जी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लेट ए कोई वेक्टर दिया हुआ है हमें i+4j+2k, b 3i-2j+7k एंड c 2i-j+4k। फाइंड अ वेक्टर d which is perpendicular to both a and b and c dot d is equal to 15। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको वेक्टर्स में से 3 या 4 मार्क्स में से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा। अब एक मेथड पहले मैं वो करवाऊंगा जो जनरली मोस्टली हर एक टीचर ने आपको करवाया होगा या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो एक मेथड तो वो है। अब दूसरा जो मेथड है वो मेरी तरफ से है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को वैसे भी किया जा सकता है। अब वो दूसरा मेथड करवाने का रीज़न ये है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड हैं, तो अगर वो दोनों मेरी नॉलेज में है तो मतलब जितने भी मेथड मेरी नॉलेज में है मैं आपको हमेशा वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब हो सकता है कि किसी को पहला मेथड अच्छा लगे तो उसको पहले मेथड से ही करना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे को फॉलो करो, बट अगर किसी को पहला मेथड मुश्किल लग रहा है तो वो सेकंड मेथड की ओर भी जा सकता है, और अगर वो उसको ईजी लगा तो आप उससे कर सकते हो। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इससे मार्क्स तो नहीं कट होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मेथड जिसको हम करवा नहीं सकते या एग्ज़ाम में हम लिख नहीं सकते वो मेथड मैं आपको कभी भी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की जो है वो बात कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो ये मैंने जस्ट वेक्टर्स जो हैं वो लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना बेसिकली हमें डी वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर डी वेक्टर के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी में थोड़ा सा चेंज हमें करना है। यहाँ पर हमें वेक्टर डी जो गिवन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है। अब जब भी परपेंडिकुलर की बात होती है तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं कि अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट तो पक्का जीरो होती है। अगर ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट पक्का जीरो होती है। अब हमने क्रॉस में एक बात और भी सीखी थी कि जो ए क्रॉस बी करके हमें वेक्टर मिलता है, वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज इटसेल्फ अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब अगर यहाँ पर मैं इन दोनों की क्रॉस कर दूं ए और बी की, तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मुझे एक वेक्टर मिलेगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या वही हमारा डी वेक्टर है? अब यही मेन क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे इसी बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्या उसको मैं डी वेक्टर बोल सकता हूं? अगर बोल सकता हूं तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर मैं नहीं बोल सकता, जो कि हम नहीं बोल सकते एक्चुअल में, जो मैं नहीं बोल सकता तो क्यों नहीं बोल सकता? पहले मैंने आपको बताया ना, ये इसी बात में कंफ्यूजन है। पहले मैं इस मेथड को फुल एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर आपको लगता है कि आपको इसी मेथड से करना है तो आप इस मेथड से भी बड़े आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार लिख देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि हमें वेक्टर परपेंडिकुलर ढूंढना है, तो उसके लिए हमें ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए पहले आई जे के, पहले आई के ए के कॉफिशिएंट 1 4 2। अब बी मतलब उसके स्केलर कंपोनेंट्स, कॉफिशिएंट मत बोलो, वैसे वही बोल सकते हो कोई बात नहीं, 7। ठीक है, तो अब हमें इस डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय एक्सपैंडिंग थ्रू R1। तो इसको हमें रो 1 से एक्सपैंड करना है। तो करके देखते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो आई, तो हम क्या करेंगे आपको पता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आई वाली रो और आई वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। मेरे पास कितना बचा, 4 2 -2 7। उसके बाद माइनस जे, तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को छोड़ देते हैं।
तो कितना बचा 1 3 2 7 प्लस के कैप। अब के वाली रो और के वाली कॉलम को छोड़ देते हैं तो कितना बचा 1 3 4 -2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है आपको पता है, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप। ठीक है, उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट समझने वाली बात है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ठीक है, तो 4 को 7 से किया 28 -2 को 2 से किया -4 माइनस जे कैप। 1 को 7 से किया 7 3 2 6 प्लस के कैप। 1 को -2 से किया -2, 3 को 4 से किया 12। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी कितना आएगा यहाँ पर 28 + 4, यहाँ पर 1 के अंदर -14। तो ए क्रॉस बी का मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना। ए क्रॉस बी क्या कहता है, ए क्रॉस बी, सॉरी ये नहीं है, हाँ जी ये रहा। तो ए क्रॉस बी क्या है, इट्स सेल्फ इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसी वेक्टर को मैं डी वेक्टर बोल सकता हूं, तो उसका साफ साफ आंसर है नहीं। मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये मान लो बी वेक्टर है। अब मैंने इसकी क्रॉस कर दी, मतलब ये मुझे एक वेक्टर मिल गया ए क्रॉस बी, ये रेड में एक वेक्टर मिल गया ए क्रॉस बी जो ए के भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर जो है ये बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसको मैं डी क्यों नहीं बोल सकता, देखो डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये जुइत हुई ना कि जो डी वेक्टर है वो भी इसी तरह का होगा। हो सकता है कि वो वेक्टर ऐसे हो, उसकी लेंथ ज़्यादा हो सकता है कि वो जो वेक्टर है उसकी लेंथ इतनी हो। और आपको पता है अगर हम इसी देखो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन तो ए क्रॉस बी की ही आएगी क्योंकि तभी ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी तो ये ए क्रॉस बी मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर नहीं होगा, डायरेक्शन तो वही होगी बट ये इसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। लेंथ कम ज़्यादा होने से मेरा मतलब ये है कि ए क्रॉस बी अगर मान लो इसकी लेंथ, मान लो इसका मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, हो सकता है कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 हो सकता है कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 हो सकता है कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो। तो मैं श्योरली ये नहीं बोल सकता कि ये जो वेक्टर है ये वही वेक्टर होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे। अब देखो ये सारी एक्सप्लेनेशन जस्ट आपके नोट्स के लिए है। आपको पता है ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ए और बी के, बट डी को हम ऐसे नहीं लिख सकते। डी को हम कैसे लिखेंगे, लेट डी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब लैम्डा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख के बताया आपको कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बट वी कैन नॉट राइट इट एज डी। हम इसी को डी वेक्टर नहीं ले सकते क्योंकि डी कैन बी अ वेक्टर हैविंग सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड देन ए क्रॉस बी। जैसा कि मैंने आपको रफ में बताया कि ये ए क्रॉस बी है रेड में, अब ये ग्रीन वाला भी डी वेक्टर हो सकता है, ये ब्लैक वाला भी हो सकता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको लैम्डा लिखेंगे। जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वेक्टर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका डी वेक्टर है, ठीक है, ये ए क्रॉस बी की मैंने वैल्यू लिख दी है। तो डी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप -14 लैम्डा के कैप। अब देखो हमने डॉट मतलब डी वेक्टर निकाल लिया। अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, आल्सो सी डॉट डी कितना दिया हुआ है हमें 15। ठीक है, तो सी की वैल्यू को फिल करते हैं। अब सी वेक्टर था हमारा 2i माइनस जे प्लस 4 के कैप। अब डी वेक्टर था 32 लैम्डा आई कैप
माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इनकी डॉट कर देते हैं। आई को आई के साथ करेंगे, 32 को 2 से करेंगे तो 64 लैम्डा इंटू 1, मतलब आई और आई। ठीक है, माइनस 1 को माइनस लैम्डा से करेंगे प्लस लैम्डा, 4 को 14 से करेंगे तो आएगा माइनस के 56 लैम्डा इंटू 1, लिख लो, यहाँ छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो 65 में से 56 गए तो कितना आएगा, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा कितना आ गया, 15/9। अब इसको आप कट कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, 5/3। तो लैम्डा हमारा कितना आ गया, 5/3। तो यानी कि अब मैं डी वेक्टर जो है निकाल सकता हूँ। डी वेक्टर कितना था, 32 लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप 14 लैम्डा के कैप। तो डी वेक्टर कितना आ गया, 32 इंटू 5/3 आई कैप, 5/3 जे कैप, 5/3 के कैप। तो हमारा डी का फाइनल आंसर कितना आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। और अगर आपको इसको एग्जैक्टली मैच करना है एनसीईआरटी से, वैसे एनसीईआरटी से एग्जैक्टली मैच नहीं होगा। क्यों, अब आपको अभी बता देता हूँ। ये 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, -5J माइनस 70K। तो ये हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। एक्चुअली एनसीईआरटी में थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है या मिसप्रिंट है, वहाँ पर यहाँ +70 लिखा होगा, ये गलत है। तो जस्ट आप चेक कर लेना, मेरी बुक में यहाँ पर +70 लिखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी गलती है। मैंने एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर लिया है, तो हमने बिल्कुल सही किया, हमारी कोई भी गलती नहीं है, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमने कर लिया। समझने वाली बात क्या थी कि A क्रॉस B तो हमने कर लिया, बट उसको हम एग्जैक्टली डी वेक्टर नहीं बोल सकते। उसका मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि वो कम ज़्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो A क्रॉस डी वेक्टर ऐसा हो, वो कम ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए ही मैंने यहाँ पर लैम्डा लगाया। अब लैम्डा को जो मैंने मल्टीप्लाई किया, C.D किया, डॉट किया, और वहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो हमारा डी वेक्टर जो है वो हमें मिल गया। अब देखो, अब इसको सेकंड मेथड से भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट मेथड समझ में आ चुका है, आपको सेकंड मेथड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप ये वीडियो देखो, आप स्किप कर सकते हो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर चले जा सकते हो, आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि इस मेथड में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो आप ये मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डी वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और C.D कितना दिया हुआ है, 15। तो मैं उसी पर काम करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा करो, लेट डी वेक्टर को हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं XI YJ Z के। ठीक है, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D is perpendicular to A and B, ये तो आपको पता ही है। तो विच इम्प्लाइज, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो D की A के साथ डॉट तो पक्का 0 होगी, और D की B के साथ भी डॉट कितनी होगी, 0। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम क्रॉस नहीं यूज़ करने वाले, यहाँ पर हम डॉट यूज़ करने वाले हैं। तो D की A के साथ डॉट 0 होगी, क्योंकि जो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, हमने ये डॉट ने पढ़ा हुआ है। तो D कितना है, XI YJ Z के डॉट ए कितना है, I + 4J + 2K इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हम D डॉट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो D डॉट ए इज इक्वल टू 0 मैंने वही लिखा है। तो डॉट बहुत ईजी है, x को 1 से किया 1x, y को 4 से किया 4y, टू z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब सेम वे से आपको पता है D डॉट जो B है
वो भी कितनी है, 0। तो वो भी कर लेते हैं। तो एक्स आई वाई जे जेड के डॉट बी कितना है, 3i माइनस 2j प्लस 7k इज इक्वल टू 0। कितना आएगा, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमें मतलब कि दो इक्वेशंस मिल गई हैं, और इतना तो आप जानते ही होंगे कि मैथमेटिक्स में देखो हमारा टारगेट क्या है, हमें डी वेक्टर ढूंढना है। डी वेक्टर ढूंढने के लिए अगर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो एक्स वाई जेड हमें तीन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये वाली और ये वाली। अब एक इक्वेशन हमारे पास और है, सी डॉट डी 15 दिया हुआ है, तो वहाँ से भी ऐसे करते हैं, उसको भी लिख लेते हैं एक बार, फिर तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो सी डॉट 15, सी डॉट डी कितना 15 है, तो इसको भी कर देते हैं। तो कितना आएगा, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। तो बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई, तीनों को लिख लेते हैं। अब देखो, अब तो आप क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे कि तीन इक्वेशंस हैं, तीनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपने इसी मेथड से करना, फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि तीन इक्वेशंस हैं, सबसे पहले ना कोई भी दो इक्वेशंस उठा लो, और उनमें से जैसे ना यहाँ पर y सिंगल पावर में है, तो मैं सभी में से y को रिमूव करने की कोशिश करूँगा। जैसे 1 और 3 की बात करते हैं, 1 एंड 3, मतलब इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब वो कितनी है, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। तो ऐसा करते हैं, इसको ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देंगे दोनों को। x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 4y प्लस 16z इज इक्वल टू 60। अब दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये कट हो जाएगा, 4y माइनस 4y माइनस 4y, ठीक है। यहाँ पर 9x 18z इज इक्वल टू 60। तो ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, इसको भी एक नंबर दे देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं हम 4, ठीक। अब सेम वे से थर्ड, सेकंड और थर्ड को पकड़ लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं, तो 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। थर्ड को लिखो 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। अब ऐसा करो, इसको ना आप 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये सेम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेम सेम साइन है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। बेसिकली पर्पस यही रहता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x माइनस 4x माइनस एक्स। अब ये प्लस वाई माइनस 2y ये आपस में कैंसल आउट। अब 7z माइनस 8z माइनस z इज इक्वल टू माइनस 30। इसको आप ऐसे भी लिख लो, x प्लस जेड इज इक्वल टू 30। इसको आप नंबर दे दो 5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारी दो इक्वेशंस आ गई दो वेरिएबल में, x और z, x और z। अब हमें 4 और 5 को सॉल्व करना है, 4 एंड 5, ठीक है। तो 4 एंड 5, तो ऐसा करते हैं, 9x प्लस 18z इज इक्वल टू 60। इसको भी लिख लेते हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू 30। अब ऐसा करो, x को ही रिमूव करते हैं, तो इसको ऐसा करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 9x प्लस 18z इज इक्वल टू 60। ऐसा करो, यहाँ पर विच एम्प्लाइज आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। तो विच एम्प्लाइज, तो 9x प्लस 9z यहाँ कितना आएगा, 270, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन है, तो ये कैंसिल आउट। अगर ये कैंसिल आउट
तो 18 माइनस 9z, 9z। अब 270 में से 60 माइनस करना है तो 210 माइनस के, तो z कितना आ गया -210/9। अब यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 9, 3 7 21, तो -70/3, तो z कितना आ गया -70/3। इसको ऐसा करो, पुट इन 5, इसको 5 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 5 में पुट करेंगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा 30 + 70/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 90 + 70/3, तो x कितना आ गया 160/3। तो x भी हमने निकाल लिया, z भी हमने निकाल लिया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दो और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर फिल करते हैं। x है 160/3, 2z मतलब -70/3 इज इक्वल टू 0। तो 160/3 ये कितना आ गया -140/3, 2 को -70 से करेंगे तो ये कितना आ गया 160 - 140। ये कैलकुलेशन जस्ट वैसे ही कंप्लीट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो। तो 4y इज इक्वल टू -20/3, तो y इज इक्वल टू -20/3 इंटू 4। अब ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कट होगा कितना आएगा -5/3, तो y भी हमारा आ गया। तो अब हमारा d कितना है, नाउ d था हमारा xi yj z के, तो x आपके सामने है 160/3 i कैप, y आपके सामने है, z आपके सामने है। तो अगर आपको NCERT से परफेक्टली मैच करना है 160 - 5j - 70k, जो कि होगा नहीं मैच, ये आंसर मैंने पहले बताया NCERT में यहाँ पर +70 है तो वो मिस्टेक है। अब देखो, हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर ये मेथड इजी है, हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि ये मेथड टफ है, सर ये मैं नहीं करने वाला। तो ये मैं बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि आपने ये मेथड करना है, जस्ट नॉलेज में था तो मैंने आपको बता दिया। आपको अगर फर्स्ट मेथड अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छी बात है, आप उसी से करना। देखो फर्स्ट मेथड में समझने वाली बात क्या थी, a क्रॉस b जो है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मैंने जस्ट d को ऐसे लिखा था क्योंकि a क्रॉस b d वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हम लैम्डा करके लिखेंगे। अब वो हो गया, इस पर मैंने क्या किया, d को x i y j z के सपोज कर लिया, d की a के साथ डॉट 0, d की b के साथ डॉट 0, c की d के साथ डॉट कितनी थी 15, ये गिवन थी। मैं तीनों को सॉल्व कर लिया, मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। पहले मैंने y को रिमूव किया, 2 इक्वेशंस आ गई x और z में, दोनों को सॉल्व किया, z की वैल्यू फिर x की वैल्यू और अल्टीमेटली y की वैल्यू। तो इस तरह से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात करते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I + j + k with a unit vector along the sum of vectors 2i + 4j - 5k and lambda I + 2i + 3k 2j + 3k is equal to 1. Find the value of lambda. अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है। इस क्वेश्चन के अंदर हम जितने भी स्टेप्स करने वाले हैं वो सभी आपको आते हैं, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, मान लो आपको A से B जाना है, A से B जाना है, बट वो बोल रहे हैं पहले A से वो C गया, C से वो D गया, D से भी वापस वो यहाँ पर E पर आ गया, E से फिर B गया। मतलब वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्वेश्चन में एज सच कुछ मुश्किल कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अब इस वेक्टर की किसी और वेक्टर के साथ डॉट करनी है हमें। अब वो वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स, जो इन दोनों के सम के अलोंग है। मतलब अगर हम इन दोनों का
आपको पता है ना, हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए माइनस बी। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसके अलोंग। ठीक है, जो वेक्टर हमारे पास आएगा उसको हमें इसके साथ डॉट करनी है, और वो कितनी है 1 इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वही बात है, घुमा फिरा के पूछा गया। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना वेक्टर्स के नेम रखते हैं। तो लेट ए वेक्टर को हाँ ए वेक्टर रख लेते हैं, इसका नाम आई प्लस जे। आप कोई भी नेम रख सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये मैंने पहले ए वेक्टर का नेम रख लिया। अब इसको नेम दे देते हैं बी। 2i प्लस 4j माइनस 5k। अब सी वेक्टर वो कितना है, लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। तो ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जस्ट चीज़ मैंने आपके लिए लिखी है। देखो देखो क्वेश्चन में झोल झाल बहुत है, मतलब बहुत आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। मतलब मैं आपको जस्ट मतलब कि इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ए वेक्टर है आपके सामने, इसकी डॉट यूनिट वेक्टर जो बी प्लस सी के अलोंग है उसके साथ डॉट कितनी है 1। तो ये मैंने सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है या जो स्टेटमेंट में लिखा गया है मैंने यहाँ पर वो करके दिखा दिया। अब ए वेक्टर तो मुझे पता है, ए वेक्टर तो मुझे पता है, मुझे क्या करना है यूनिट वेक्टर ने। अब आप ये मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि हमने इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो हमारा सारा फोकस जो है वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, मैंने जस्ट आपके फिर से नोट्स के लिए लिखा है कि वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी, और ये सारा प्रोसीजर आपको आता है। सबसे पहले बी प्लस सी करते हैं, तो क्या करेंगे, आई में आई को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर लैम्डा है आई कैप, यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 2 है जे कैप, यहाँ पर -5 है, वहाँ पर 3 है के कैप। तो b प्लस सी वैक्टर हमारे पास आ गया 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, अब ये वेक्टर हमारे पास आ गया। ऐसा करते हैं, इसको बार बार ना लिखना पड़े तो इसको नेम दे देते हैं लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो कितना आ गया 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j -2 के कैप। अब हमने डी वेक्टर निकाल लिया, अब मेरे को एक वेक्टर मिल गया। अब इसके अलोंग मतलब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग डी वेक्टर इज गिवन बाय। ये कैसे फाइंड करेंगे आप मेरे को बताओ, डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर बाय डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डी वेक्टर तो आपके सामने है, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। ऐसा करते इसको बाद में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 36, यहाँ पर 4। तो यानी कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर डी वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर कितना आया, डी वेक्टर वो कितना है 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप -2 के कैप होल डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड वो कितना है 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। तो ये हमने निकाल लिया। अब आपको पता है मैंने लास्ट पेज पे आपको समझाया था कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है ये क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ए की डॉट इसके अलोंग यूनिट वेक्टर के अलोंग 1 है, तो वो हमारा डी वेक्टर है। ठीक है, मगर डी कैप है। अब ए वेक्टर था हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, क्वेश्चन में हमें गिवन है। डी कैप को हमने कैलकुलेट किया 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप -2 के कैप होल डिवाइड बाय 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो
आपकी नॉलेज वैसे ही आपको ईजी बनाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ना देखो स्केलर है, एक मैग्नीट्यूड एक स्केलर है, इसको आप पहले ही उधर ले जाओ। तो मेरे पास कितना बचेगा, आई प्लस जे प्लस के 2 प्लस लैम्डा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस 6J माइनस 2K कैप इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 अंडर रूट। ठीक है, अब इसको डॉट कर लेते हैं। डॉट करनी कोई मुश्किल नहीं है, आई को आई के साथ करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, वो हम करते नहीं हैं। जे को जे के साथ करेंगे तो 6 इंटू 1, के को के के साथ करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। मुश्किल पार्ट हम क्वेश्चन का कर चुके हैं, अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये बन गया 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, अब वैसे ये कट हो रहा है यहाँ पर, अच्छी बात है। ठीक है, तो कितना रह गया इधर, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। अब ये अंडर रूट हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कि अल्टीमेटली ये सब कुछ हम लैम्डा की वैल्यू के लिए कर रहे हैं, तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो इनके स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 40। तो क्लियरली लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना रह गया, 6 इंटू 12 लैम्डा प्लस 36। अब ये कितना रह गया, 4 लैम्डा, ये 4 है प्लस 40, 12 लैम्डा प्लस 36 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 44। इसको आप इधर ले आओ, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 44 माइनस 36, यहाँ पर 8 लैम्डा और यहाँ पर भी 8 आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 8/8, ये कट हो गया। तो क्लियरली यहाँ पर हमने लैम्डा की जो वैल्यू है ये निकाल ली, और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन सीधा है बट हमें घुमा फिरा के बात पूछी गई है। तो उन्होंने बोला कि कोई वेक्टर है उसकी डॉट करनी है, कोई वेक्टर है उसकी मुझे डॉट करनी है, वो कितनी है, 1। किसके साथ करनी है, यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी। वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, वो निकालना आपको आता है, उसके बाद उसके साथ डॉट कर दी, उसको 1 के इक्वल रखा, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, then show that the vector a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to a, b and c। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ना 2 NCERT हैं। ठीक है, एक थोड़ी से पुराने एडिशन की, एक थोड़े से नए एडिशन की है। तो मैंने एक बात नोट की है कि मेरी एक बुक में ना यहाँ पर लिखा गया है कि वेक्टर c, ऐसे लिखा गया है कि वेक्टर c डॉट d इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी। तो ये पहली बात तो ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि सी डॉट डी एक स्केलर आएगा, अब ये भी एक स्केलर है, तो ये मिसप्रिंट है, तो ये पक्का यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, अगर आपकी बुक में ऐसा लिखा गया है तो आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, बताने का रीज़न यही रहता है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर हमारी बुक में ऐसा लिखा गया है तो आपको उस तरह से आंसर करवाना चाहिए। इस तरह से भी हो सकता था, बट ये वेक्टर ही नहीं है, ये एक वेक्टर नहीं है, आपको पता डॉट एक स्केलर है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब देखो ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो मैं यहाँ पर पहले आपको लिख के बता देता हूँ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो सभी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, लिखने का रीज़न यही रहता है बार बार
कि आप जब भी नोट्स खोलो तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये जस्ट आपके लिए, आपको ऐसा पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब यही है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है और कोई भी ऑप्शन या कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ। तो अगर हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो वो डॉट पक्का उनकी जीरो होगी। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, विच एम्प्लाइज ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, सी डॉट ए या ए डॉट सी जो मर्जी लिख लो इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप नंबर दे दो एक स्टार। ठीक है, तो ये हमें गिवन था, तो मैंने गिवन से जो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहता था उसको मैंने लिख लिया। और क्या गिवन है? ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब ये तो क्लियर ही है, सभी के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। तो लेट ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के। मतलब ये मैंने मान लिया कि कोई कांस्टेंट है या स्केलर है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये इस स्केलर ही आंसर आएगा, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैंने लिख ली कि ये एक कांस्टेंट है, तो ये सभी के इक्वल है। कोई क्वेश्चन में लिखा गया शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड। अब इक्वली इंक्लाइंड वर्ड को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इक्वल को छोड़ दो, इंक्लाइंड का मतलब होता है एंगल। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर आएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर आएगा हमारे पास, वो ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ सेम एंगल बना रहा है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, और अगर एंगल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम डॉट या क्रॉस दोनों का सहारा ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच में, आप डॉट की ओर भी जा सकते हो, क्रॉस की ओर भी जा सकते हो। बट क्योंकि क्रॉस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले उसका क्रॉस करना पड़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डॉट करो। और वैसे भी यहाँ पर वेक्टर्स तो हमें कुछ भी नहीं दिया कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, तो क्रॉस का तो सवाल ही नहीं है। क्रॉस यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डॉट की हेल्प लूँगा। तो जो मैंने आपको अभी वर्बली समझाया वो मैं आपको लिख के आपके नोट्स के लिए बता देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन का पार्ट नहीं होने से मेरा मतलब ये है, मैं हमेशा आपके लिए वो लिखने की कोशिश करता हूँ कि जब आप भी अपने नोट्स पढ़ो तो आपको क्लियर होना चाहिए। आप दोबारा से वीडियो थोड़ी ना देखोगे कि यूट्यूब पे पहले वीडियो ढूंढो फिर सोचो कि सर ने कहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा। तो ये सब कुछ जब आप नोट्स साथ साथ में बनाते हो तो लिखा करो। जो भी जब भी हम भी पढ़ते थे तो हम वो सभी पॉइंट्स लिखते थे जो भी हमें टीचर हमारे बताते थे, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। मैंने वही लिखा है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि ए प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन में लिखा गया है, इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए बी एंड सी। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी मेक्स इक्वल एंगल विद ए बी एंड सी, दैट इज वी हैव टू फाइंड। अब मैंने ये भी लिख दिया, मैं फाइंड क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विद ए बी एंड सी। तो सब कुछ आपके सामने है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको कि हमें आप क्वेश्चन को क्रैम करें। मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल। अब एंगल निकालने के लिए हम डॉट के पास गए हैं। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि सर ने एक पेज लगा दिया या 1.5 पेज लगा दिया, तो वो बात ठीक नहीं है। आप सोच के देखो कि अभी तक हमने इतना क्वेश्चन ही पेपर में लिखना है, ये तो जस्ट आपके नोट्स के लिए है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जस्ट आपके ये आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट आप बिल्कुल कंप्लीटली ये दोनों पार्ट छोड़ सकते हो। अब इससे आगे जो है इसको हम नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो अब जो भी हमने मतलब कि लास्ट पेज पे किया वो मैंने आपको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, लेट ए प्लस बी प्लस सी की डॉट करनी है मुझे ए के साथ। ठीक है, तो करते हैं ताकि हमें एंगल पता लग सके। बेसिकली हम सब कुछ एंगल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि डॉट का आंसर क्या होता है, वैसे आपको दिखा भी देता हूँ। डॉट का मतलब जैसे इतना होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर कौन है, काफ़ी बड़ा है,
ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है। कॉस, अब थीटा नहीं लिखने वाला मैं क्योंकि थीटा मुझे सब में लिखना पड़ेगा, तो ऐसा करो इसको अल्फ़ा लिख लो। आप कुछ भी लिख सकते हो जस्ट डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने इसको 3 बार डॉट करना है, इसकी ए के साथ, इसकी बी के साथ, इसकी सी के साथ, ठीक है। तो वेयर अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में एंगल है, हमने मान लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको डॉट करना, ए को ए के साथ, कितना आएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फ़ा। ये सब कुछ हम एंगल निकालने के लिए कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अब आपको पता है यूजिंग स्टार, अगर हम स्टार को यूज़ करें तो बी डॉट ए या ए डॉट बी तो ज़ीरो ही है, सी डॉट ए या ए डॉट सी तो ज़ीरो है, ठीक है। ये भी लिख ही लो वैसे कि ए का मैग्नीट्यूड भी कितना है के, सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। अब ए डॉट ए कितना होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर के कॉस अल्फ़ा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है के। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, यहाँ पर ये भी लिख ही लो कि x डॉट एक्स कितना होता है x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है, अब a मैग्नीट्यूड का कितना है k, अब यहाँ पर कितना आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर बाय के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास, के बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब जितना मैं सॉल्व कर सकता हूँ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे ए प्लस बी प्लस सी के बारे में कुछ नहीं पता। तो अल्फ़ा कितना आ गया, कॉस इनवर्स के अपॉन ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको लिख के रख लो, इसकी हमें ज़रूरत रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद अब ये हमने निकाल लिया, अब ये सारा कुछ हम इसके लिए भी करेंगे, मतलब जो हमारा ये वाला वेक्टर है, मतलब इसको हम, आपको पता है इसकी हमें बी के साथ भी डॉट करनी है, तो बी के साथ भी कर लेते हैं। अब आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा। तो मैं लिख देता हूँ वेयर, तो यहाँ पर जस्ट मैं लिख दिया कि बीटा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच में एंगल है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना कितना आएगा, ए डॉट बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पर आप लिख लो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा, ठीक है। अब फिर से सारे वही स्टेप्स कि ए डॉट बी ज़ीरो है, सी डॉट बी और बी डॉट सी भी आपस में क्या है, ज़ीरो, बी डॉट सी भी ज़ीरो ही है ना। अब बी मैग्नीट्यूड कितना है के, तो सभी वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। ये ज़ीरो है, ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये ज़ीरो है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर के लिख दो कि बी का मैग्नीट्यूड के है, कॉस बीटा। अब ऐसा करो, यहाँ जब कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लो तो ये तो के स्क्वायर बन जाएगा, ये के नीचे आ जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। तो वैसे अच्छा साइन है कि वैल्यू जो है वो सेम आ रही है,
मतलब हम अपना जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो इसको भी हमने लिख लिया, ये पुराना लिख लिया मैंने, बीटा को भी लिख लिया, सी भी है, बहुत अच्छी बात है। अब आई होप जिन्होंने वीडियो पॉज करके खुद से किया है उनका आंसर भी सेम आ रहा होगा। अब लास्ट स्टेप रह गया, वो भी कर लेते हैं। अब आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी की डॉट मुझे सी के साथ करनी है। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस गामा। यहाँ पर आप लिख लो वेयर। अब देखो यहाँ में जस्ट लिखा है कि गामा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और सी के बीच में एंगल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। डॉट करना है इसकी, ए डॉट सी बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड कॉस गामा। ठीक है, अब फिर से यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये आपके लिए लिखा है ए डॉट सी ज़ीरो है, आपको पता बी डॉट सी भी ज़ीरो है, तो यहाँ मेरे पास कितना बच गया, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पर आप लिख सकते हो के कॉस गामा। तो कॉस गामा कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर होगी, के ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब फिर से ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, तो आपको पता लग गया कि आपके पास क्या रह गया, के अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो विच इम्प्लाइज गामा कितना आ गया, कॉस इनवर्स के अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको आप नंबर 3 दे दो। अब आपके सामने ही है, ये जो वेक्टर है ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, बी के साथ बीटा, सी के साथ गामा, और तीनों एंगल्स की वैल्यू सेम है। तीनों एंगल्स की वैल्यू सेम है, मतलब ये जो वेक्टर है ये ए बी और सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अब जो मैंने आपको बोला मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको बोला मैं आपको लिख के दिखा दिया कि अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी सभी के साथ ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल बना रहा है, अगर ये वाला एंगल बना रहा है मतलब वो सभी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसका पहले मैंने आपको मतलब बताया, उसका मतलब है कि वो सभी आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी ज़ीरो है, बी डॉट सी ज़ीरो है, सी डॉट ए ज़ीरो है, और उन्होंने बोला कि इनके इक्वल मैग्नीट्यूड है। मैंने सभी के मैग्नीट्यूड को के मान लिया, कोई भी नंबर मान सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब ये है कि हमें सभी के साथ एंगल चेक करने पड़ेंगे। तो एंगल चेक करने के लिए मैं डॉट के पास चला गया, मैं सब कुछ आपको नोट्स में करके भी दिखाया, लिख के भी दिखाया। इसकी मैंने ए के साथ डॉट की तो वहाँ से मेरे पास ये एंगल आया, बी के साथ की ये एंगल आया, सी के साथ की ये वाला एंगल आया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली प्रूव कर लिया। तो जो मैंने आपको आज की वीडियो में तीनों क्वेश्चंस करवाए हैं 12th, 13th और 14th, तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th को तो मैंने आपको 2 मेथड से करवाया है, तो बताने का रीज़न यही रहता है बार बार आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको आपने मिस नहीं करना। कई बार हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से करना है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा भी पाया हूँ।